नमस्कार छात्रों, मैं अनुज श्रीवास्तव अपने नए YouTube चैनल जो हमारी कोचिंग का नया YouTube चैनल है नई दिशाएं सिवान। इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। जो भी छात्र मेरे द्वारा ऑफलाइन क्लास करते हैं और जो छात्र ऑफलाइन क्लास मेरा नहीं कर पाते हैं उन सभी छात्रों को लेकर मैं YouTube चैनल ये बनाया हूं। और मैं चाहूंगा कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको आने वाले एग्जाम की तमाम जानकारियां दी जाए और वो हर सब्जेक्ट जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं उन सभी सब्जेक्ट को इस YouTube चैनल के माध्यम से लाया जाए। अगर इस YouTube चैनल को आप सर्च करते हैं नई दिशाएं सिवान, तो इस YouTube चैनल पर इसके पहले आपको 3-4 मैथ की वीडियो मिलेंगे। आज जीके जीएस का पहला वीडियो जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आज की इस वीडियो से भी आपको बहुत अधिक लाभ मिले। आज मेरा ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो है आज नहीं क्लास पढ़ा पाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो मैं जानकारी दूंगा उससे आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगा। आज मैं टोटल मात्र 20 क्वेश्चंस को ही लेकर आया हूं, लेकिन वो 20 क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत में जो बजट पेश किया गया है, उसी बजट को लेकर मैं ये क्वेश्चन लाया हूं। और ऑफलाइन क्लास में ये टॉपिक मेरे से बच्चे पढ़ चुके हैं, तो जो पढ़ चुके हैं उनका सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव आपको हेल्प करेगा कि जो भी मैंने पढ़ा है उससे ऑब्जेक्टिव मैं कैसे बनाऊं, जो सवाल मैंने पढ़ लिया है वो मुझसे हल हो पा रहा है कि नहीं। लेकिन जो छात्र मेरे से ऑफलाइन क्लास नहीं किए हैं उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मैं इसकी चर्चा करूंगा इस प्रश्नों का, तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि विस्तार पूर्वक आपको बताऊं ताकि आप भी इस बात को समझ सकें। हाँ छात्रों, मैं ये जरूर कहूंगा कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें ताकि लोगों तक ये चैनल पहुंच सके। और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो आइए बिना देरी किए आज के हम पहले प्रश्न को देखें। जो बजट 2022-23 का जो बजट पेश किया गया उसमें जो है पहला प्रश्न क्या दिया गया है। देखिए, पहला प्रश्न कहा है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यानी किस अनुच्छेद में एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन है 108, उसके बाद बी नंबर ऑप्शन दे रहा है अनुच्छेद 101, सी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 115, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 112 और ई ऑप्शन है अनुच्छेद 112। तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो ई नंबर बन जाएगा यहां पर, अनुच्छेद 112। ये आपका सही है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे सही है, आइए इस बात को हम देख लें। जैसे अगर हम बजट की बात करें तो बजट शब्द के लिए अगर देखिएगा संविधान में, तो बजट शब्द संविधान में नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर क्या मिलेगा आपको, तो वहां पर मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर एक शब्द आपको मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एक साल का रुपए पैसे का डाटा। और इसी का जिक्र किया गया है आर्टिकल हमारे संविधान के 112 में, जहां पर साफ शब्दों में लिखा गया है वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक यानी 112, धन विधेयक जानते हैं कि 110 होता है, तो वित्त विधेयक जो होता है 112 वही आपको कहलाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, और यही आपका बजट है। अब सवाल उठता है कि भाई बजट है क्या, तो देखिए बजट जो है वुल्गा शब्द से बना है, और वुल्गा जो शब्द है ये लिया गया था कहां से, फ्रांस से। हालांकि अगर आप देखिएगा बजट सबसे पहले पेश कहां किया गया, तो सबसे पहले पेश किया गया था 1803 में, कहां पर, इंग्लैंड में। बजट सबसे पहले 1803 में इंग्लैंड में पेश किया गया था। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सर्वप्रथम, ध्यान रखेंगे बजट सबसे पहले कहां पेश किया गया, 1803 में इंग्लैंड में। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में बजट पेश हुआ था कब, 1860 में। और भारत में जो बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था जेम्स विल्सन। उस समय अगर भारत के गवर्नर की बात की जाए तो भारत के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड केनिंग। याद रखिएगा भारत के गवर्नर कौन थे उस समय, लॉर्ड केनिंग। तो भारत में पहली बार बजट पेश हुआ था 1860 में। लेकिन पहली बार अगर बात करें भारत में तो 1860 में जेम्स विल्सन, वर्ल्ड में बात करें तो 1803 में इंग्लैंड में पेश किया गया था। इस बजट को हमारे संविधान के आर्टिकल में स्थान मिला है, और आर्टिकल 112 में इस बात का जिक्र किया गया है बजट को लेकर, लेकिन वहां पर बजट शब्द न मिलकर वार्षिक वित्तीय विवरण मिलता है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न कह रहा है ये कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि देश के डैश प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। चलिए, इन्होंने कहा है कि जो जीडीपी है, देश का जो जीडीपी है वो किसमें, 2022 और 23 में
टोटल बढ़ने का उम्मीद रखा गया है 9.27% की दर से। जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि बजट जब मैं पेश कर रही हूं तो ये उम्मीद कर रही हूं कि आने वाले समय में भारत का जो है जीडीपी 9.27% की दर से बढ़ेगा। तो यहां पर देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है 5.27, बी ऑप्शन दे रहा है 6.27, सी ऑप्शन दे रहा है 7.27, डी ऑप्शन दे रहा है 9.27 और ई ऑप्शन दे रहा है 8.27। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा? डी नंबर, यानी ये आपका बिल्कुल सही है। और वैसे भी अगर देखिएगा तो जीडीपी के बारे में कोई पूछना चाहे कि जीडीपी है क्या, तो इसको हम कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी आपके देश के सीमा के अंदर, राजनीतिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है उसी को हम कहते हैं जीडीपी। जिसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि उत्पादन कहां हो रहा है, उत्पादन कौन कर रहा है, इससे कोई वास्ता नहीं होता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न दिया गया है कि अगले 3 वर्ष में यात्रियों के लिए उच्च दक्षता और बेहतर सुविधा वाली कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएगी? चलिए, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषित किया है कि 2022-23 के बजट में इन्होंने क्लियर किया है कि आने वाले 3 वर्षों में भारत में 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस दूंगी, जो कि उच्च दक्षता और बेहतर सुविधा वाली नई पीढ़ी की बिल्कुल ट्रेनें होगी। इसमें यात्रियों को समय से बिल्कुल पहुंचा दिया जाएगा और इसमें सुविधाएं भी जो है बाकी ट्रेनों की अपेक्षा बहुत बेहतर होगी। तो इन्होंने तय किया है कि अगले 3 साल में, यानी मैं बात करूं तो 2025 तक इन्होंने क्लियर किया है कि 2025 तक मैं टोटल 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को भारत में लॉन्च कर दूंगी, यानी इसको ला दूंगी। तो ऑप्शन देखिए दे रहा है ए 100, बी 250, सी 400, डी 350, ई 500। आपका सही आंसर क्या बनेगा? सी नंबर, यानी 400। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कोर बैंकिंग सिस्टम पर कितने डाकघर आएंगे? चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। निर्मला सीतारमण ने 2022 और 23 का बजट पेश करते हुए क्लियर किया है कि भारत के जितने भी डाकघर हैं, यानी सभी डाकखाने, भारत के सभी डाकखानों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब कि नेट से आपको सभी डाकघर जुड़ जाएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो डाकघर में जो ऑफलाइन कार्य होते हैं वो तो होते ही रहेंगे, लेकिन सभी डाकघरों में अब कंप्यूटर वगैरह लग जाएंगे और ऑनलाइन सिस्टम पर सभी डाकघर काम करने लगेंगे। तो एक डाकघर से दूसरे डाकघर में आप कहीं से भी लेन देन वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसा इन्होंने कहा है कि भारत की जो टोटल डाकघर है, याद रखिएगा टोटल, वो कितने हैं? 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख के आसपास हम कहेंगे। 1.5 लाख जो डाकघर हैं उन सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। और वैसे भी आपको पता है कि सबसे अधिक विश्व में अगर डाकघर कहीं है तो इंडिया में ही है। तो 1.5 लाख आपका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है। ए में दे रहा है 1.2 लाख, बी दे रहा है कि 1.3 लाख, सी दे रहा है 1.4 लाख, डी दे रहा है 1.5 लाख, ई दे रहा है 1.6 लाख। तो आपका सही आंसर कौन सा बनेगा? 1.5 लाख। ये आपका बिल्कुल सही है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि डिजिटल संपत्ति, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, डिजिटल जो मुद्रा है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जो हाथ में दिखाई नहीं देगा लेकिन सभी प्रकार के लेन देन आप कर सकते हैं। कह रहा है कि इसके हस्तांतरण से होने वाली आय पर डैश कर, साथ ही लेन देन पर 1% कर लगाया जाएगा। याद रखिएगा, लेन देन पर 1% तो कर लगेगा ही, लेकिन उसके एसेट्स पर यानी हस्तांतरण पर टोटल आपको लगेगा कितना परसेंट? तो 30%। याद रखिएगा कितना? 30%। सरकार ने क्लियर किया है कि क्रिप्टो करेंसी को आने वाले समय में बढ़ावा दिया जाएगा और नई डिजिटल मुद्रा को लॉन्च करने का अधिकार आरबीआई को दिया गया है। याद रखिएगा, तो डिजिटल संपत्ति का हस्तांतरण करेंगे तो उसकी आय पर 30% तो टैक्स देंगे ही, साथ ही लेन देन पर 1% का टैक्स एक्स्ट्रा भी लगाया जाएगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए में क्या दे रहा है? 25%, बी में दे रहा है 30%, सी दे रहा है 15%, डी 12%, ई 5%। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा? 30%, यानी कि ये आपका बी नंबर आपका आंसर हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? यानी राजकोषीय घाटा लक्ष्य कितना रखा गया है? तो राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य रखा गया है वो
6.4% रखा गया है और ऐसा ऑप्शन देखें डी नंबर मिल रहा है, यानी कि ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा जो है सरकार को होने वाले राजस्व का घाटा है। अब रही बात की राजस्व घाटा को कैसे दिखाते हैं, तो देखिए उसका मैंने बच्चों को बताया था कि राजकोषीय घाटा अगर निकालना होगा तो राजकोषीय घाटा निकालने के लिए क्या होता है, यहां पर राजस्व, यहां पर कर देंगे राजस्व व्यय प्लस पूंजी व्यय। पूंजी व्यय का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंस और जो है यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंस। इस दोनों व्यय को जोड़ेंगे और इसमें से माइनस करेंगे क्या, राजस्व व्यय। राजस्व व्यय और साथ में माइनस पूंजी व्यय। सॉरी सॉरी यहां पर गलत हो गया, राजस्व आय, व्यय नहीं, यहां पर क्या होगा, आय होगा और यहां पर भी क्या होगा, आय होगा। तो ये आपको राजकोषीय घाटा निकलता है। राजकोषीय घाटा एक प्रकार के नया शब्द है जो कि 2008 में पहली बार इसकी चर्चा की गई थी, जब भारत के वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। इसके पहले राजकोषीय घाटा को हम लोग घाटे का बजट के नाम से जानते थे, जिसको हीनार्थ प्रबंधन भी कहा जाता था। तो आजकल जो है इकोनॉमिक्स में राजकोषीय घाटा शब्द का ही यूज किया जाता है। राजकोषीय घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय प्लस पूंजी व्यय माइनस राजस्व यानी माइनस पूंजी आय। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जिनकी आय 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच में है। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जिनकी आय 1 करोड़ से कितना है, 10 करोड़ के बीच में है, उनके लिए सहकारी समितियों पर अधिभार 12% से घटाकर कितना परसेंट किया जाएगा। तो निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सहकारी समितियों पर अधिभार 12% से घटेगा और 12% से घटकर ये कितना होगा, 7% हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन ऐसा देखते हैं, ऑप्शन कहाँ है, ए में दे रहा है 3%, बी है 4%, सी है 5%, डी है 6% और ई दे रहा है 7%, यानी ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन। निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए एक नए नियम की घोषणा की, जहां उन्होंने कहा कि एक करदाता जो कर देने वाला है करों के भुगतान पर कितना डैश में एक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकता है। यानी कितने साल में एक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकता है, याद रखिएगा 2 साल। 2 साल क्या होगा, 2 साल, यानी कि ये आपको 2024 तक इन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2024 तक हम आपको ये सुविधा दे रहे हैं कि आप एक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि 2 साल आपका बनेगा, चूंकि 22-23 और 23-24 इस हिसाब से देखिएगा तो आपका ऑप्शन 2 होना चाहिए और 2 देखिए किस ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि निर्मला सीतारमण लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण लगातार अगर हम बात करें तो लगातार ये इनका चौथा बजट है। ये कौन सा बजट पेश की है निर्मला सीतारमण? निर्मला सीतारमण का ये चौथा बजट है। लेकिन अगर हम बात कहें मोदी सरकार का, तो मोदी सरकार का याद रखिएगा ये 10वां बजट है। मोदी सरकार के लिए कौन सा है, 10वां बजट है। जबकि निर्मला सीतारमण का ये कौन सा बजट है, तो निर्मला सीतारमण का ये आपको चौथा बजट है इस बार का। यानी किस साल का, तो 2022 और 23 की मैं बात कर रहा हूं, 22-23 की। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दे रहा है कि 1, बी दे रहा है कि 2, सी दे रहा है 3, डी दे रहा है 4, ई दे रहा है 5। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि डैश के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल निर्धारित किया जाएगा। किसके तहत, ये किसके तहत किया जाएगा, मतलब 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल करना है 1 क्लास 1 टीवी चैनल के हिसाब से, ये किसके तहत होगा। ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि पीएम ई विद्या, पीएम ई पाठशाला, सी दे रहा है कि पीएम ई गुरु, डी दे रहा है पीएम ई सरस्वती, पी और ई दे रहा है पीएम ई बुक। आपका सही आंसर बनेगा पीएम ई विद्या। पीएम ई विद्या याद रखिएगा, ये किसके तहत, पीएम ई विद्या, ई विद्या। अब भाई ये पीएम ई विद्या क्या है, तो जैसे कि आप सभी छात्रों को जानते हैं, पता होगा कि कोरोना के बाद से बच्चों की पढ़ाई बहुत ही प्रभावित हुई है। तो जिन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके एग्जाम को फेस करना उनके लिए आसान काम नहीं था।
और सरकार के भी दिमाग में बात है कि कोरोना जैसी बीमारियां जो हैं लगभग आती ही रहेंगी, और इस स्थिति में जो है हमको अपने सेफ्टी के लिए विद्यालयों को बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि छात्र प्रभावित ना हो पाए कोरोना से। तो सरकार ने कहा कि भाई छात्रों को तो इससे बड़ा नुकसान होगा, हर साल अगर उनका स्कूल बंद होगा तो उनकी पढ़ाई हो नहीं पाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं छात्रों को चाहता हूं कि वो ऑनलाइन अपनी पढ़ाई करें, यानी घर बैठे भी अपनी पढ़ाई कर लें। लेकिन अब सवाल उठता है कि घर बैठे पढ़ाई करने का सीधा सा मतलब है कि उनको ऑनलाइन पढ़ने के लिए उनके हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, और एंड्रॉयड मोबाइल भारत के अगर सभी बच्चों की बात कर दी जाए पढ़ने वाले, तो उनके हाथों में अभी नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की स्थिति एक समान नहीं है। और चलो अगर सरकार सभी बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल अपनी तरफ से दे भी दे, तो फिर उनके साथ एक और समस्याएं होगी। वो समस्या क्या होगी? नेटवर्किंग को लेकर, कि भाई नेटवर्क कहीं मिल सकता है, कहीं नहीं मिल सकता है। नेटवर्किंग सिस्टम को भी सरकार अगर ठीक करने की कोशिश करे तो फिर एक समस्या आएगी कि हर महीने रिचार्ज कीजिए। तो बड़ा समस्या है इन सब चीजों को लेकर। तो सरकार को लगता है कि ऑनलाइन क्लास को मोबाइल से दे पाना भी उतना आसान काम नहीं है। लेकिन सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है कि अगर मोबाइल के अलावा अगर टीवी की बात की जाए तो टीवी लगभग सभी के घरों में मिलेगा, लगभग सभी के घरों में मिल जाएगा। तो क्यों ना मैं टीवी पर ही बच्चों को पढ़ाई दिलवा दूं। तो टीवी पर बच्चों की पढ़ाई के लिए टोटल 12 चैनल अभी चलाए जाते हैं, जहां पर आप जो है 1 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए इस नए बजट में इन्होंने कहा है कि टोटल 200 टीवी चैनल ऐसे कर दिए जाएंगे, और लगभग आप सभी प्रकार की मातृभाषाओं में अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो सरकार का ये बहुत अच्छा स्कीम है। पीएम ई विद्या के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल के माध्यम से 12 से कितना 200 टीवी चैनल किए जाएंगे। मुझे लगता है कि आप बात समझ गए होंगे। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जनवरी जनवरी 2022 के महीने के लिए जीएसटी जो है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर, जो भारत में कब से लागू है? 1 जुलाई 2017 से। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है आपको, 1 जुलाई 2017 से। और जीएसटी अपनाने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा राज्य है? असम। ये भी ध्यान रखना है। अब रही बात कि 2022 के लिए जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ है, तो टोटल कलेक्शन हुआ है आपको 1 करोड़ नहीं, 1,40,986 करोड़, 1,40,986 करोड़। और ऐसा देखते हैं ऑप्शन में क्या है कि नहीं। ए ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है? 1,10,986, नहीं होगा। बी ऑप्शन दे रहा है 1,20,986, ये भी नहीं होगा। सी दे रहा है कि 1,30,986, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन दे रहा है 1,40,986, ये बिल्कुल सही है, यानी कि आपका सही है। तो जनवरी 2022 में महीने में जीएसटी का टोटल कलेक्शन कितना हुआ है? 1,40,986 करोड़ रुपया। ये आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं में कितने नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है? ठीक है, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं में कितने नए रोजगार को सृजित करने की बात कही गई है? तो ऐसा कहा गया है टोटल 60 लाख। और ऐसा ऑप्शन देखें आप, ए नंबर ऑप्शन में ही दिख रहा है। ठीक है, सरकार ने कहा है कि 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं में कुल 60 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान और विकास बजट के साथ उद्योग और स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास डिफेंस खोला जाएगा, कितना परसेंट? ए ऑप्शन दे रहा है 15%, बी 25%, सी 35%, डी 45%, ई 55%। आपका सही आंसर होगा 25%, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास बजट की 25% के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास खोला जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। वित्त मंत्री ने गैर सूचीबद्ध, देखिए क्या दिया है? गैर सूचीबद्ध है जो शेयर है उस पर अधिभार 28.5% से घटाकर इन्होंने कितना परसेंट कर दिया है? तो 28.5% से घटाकर सीधे 15% किया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन ई नंबर बिल्कुल सही है। 28.5% था, इसको घटा करके कितना कर दिया गया है? इसको घटाया गया है और अब ये कर दिया गया कितना? 15%, यानी कि आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2022-23 में पीएम आवास योजना की
चिन्हित परिवारों को लाभार्थियों के लिए डैश आवासों को पूरा किया जाएगा, यानी कितने आवास जो है पूरा कर लिए जाएंगे। यहां पर देखें टोटल इन्होंने कहा है कि 80 लाख आवास हम जो है पूरा कर लेंगे 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख लाभार्थियों को जो है मकान वगैरह बनाए जाएंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में ए में दे रहा है 60 लाख, बी 70 लाख, सी 80 लाख, डी 90 लाख, ए 1 करोड़। आपका आंसर किस में बनेगा? सी 80 लाख जो है मकान बनाए जाएंगे। फिर है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि भारत में पहली बार बजट पेश हुआ था 1860 में, जेम्स विल्सन। और भारत को आजादी कब मिली? 1947 में। तो स्पष्ट है कि पहला बजट 1947 में ही पेश किया गया होगा। और जो पहला बजट 1947 में पेश किया गया था वो निश्चित है कि कोई भारतीय पेश किया होगा, और उसका नाम था पी षडमुगम सेट्टी। क्या नाम था? पी षडमुगम सेट्टी। याद रखिएगा, पी षडमुगम सेट्टी। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किए थे पी षडमुगम सेट्टी। आपको यही पता है कि 1950 में हमारा देश गणतंत्रात्मक देश बन गया, क्योंकि संविधान लागू हो गया, और संविधान लागू होने के साथ ही हम गणतंत्र बन गए। तो ये पूछे कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो ये भी याद रखिएगा, जॉन मथाई। किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। क्योंकि इसका आंसर अगर देखिएगा तो ये स्वतंत्र भारत का पूछा है, तो आंसर क्या बनेगा? ई नंबर, यानी 1947। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? जी हाँ, ये निर्मला सीतारमण के नाम ही है। भारत की जो पहली महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्हीं के नाम है। इन्होंने जब 2020 का बजट पेश किया था, तो 2020 का बजट पेश करते समय ये 2 घंटा 40 मिनट का भाषण दी थी। 2 घंटा 40 मिनट, और इतना लंबा भाषण आज तक किसी ने नहीं दिया है। तो आपका आंसर निर्मला सीतारमण ही बनेगा, सबसे लंबा बजट भाषण देने वाली। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एनपीएस में नियोक्ता के योगदान हेतु कटौती केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 10% से घटाकर कितना परसेंट, 10% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 10% से बढ़ाकर ये किया गया है 14%। याद रखिएगा, एनपीएस के नियोक्ता के योगदान हेतु कटौती केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 10% से बढ़ाकर कितना? 14%, यानी कि ई नंबर आपका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कितना? 14%। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में बजट के कितने केंद्र बिंदु प्रस्तुत किए गए थे? तो टोटल केंद्र बिंदु प्रस्तुत किए गए हैं 7, और ऐसा देखिए ऑप्शन किस में है? ए नंबर ऑप्शन में ही आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि टोटल क्या दिया गया है? 7 आपको फोकस एरिया दिया गया है। और वो 7 फोकस एरिया की बात करेंगे कि 7 फोकस एरिया कौन है, तो उसका मैं नाम थोड़ा सा लिखवा देता हूं। एक का नाम है पीएम गति शक्ति। याद रखिएगा, एक का नाम हो गया पीएम गति शक्ति। दूसरा है समावेशी विकास। समावेशी विकास के साथ साथ उत्पादकता वृद्धि, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई, और निवेश का वित्त पोषण। निवेश का वित्त पोषण, इतनी चीजों को रखा गया है। ठीक है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला 20वां क्वेश्चन कर रहा है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी? तो 75 जिलों में टोटल 75 ही स्थापित की जाएगी, वही आपका आंसर बनेगा। और ऐसा ऑप्शन देखें किसी में है कि नहीं। ए ऑप्शन दे रहा है 25, बी ऑप्शन 50, सी 75, डी 100 और ई 125। आपका देखिए आंसर किस में मिल रहा है? सी नंबर, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण बजट को लेकर क्वेश्चन जो 2022-23 में निर्मला सीतारमण ने पेश किया, उसी का मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताया। तो चलिए अगली क्लास में फिर आपके लिए एक बार बेहतरीन ऑब्जेक्टिव को लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक आप मेरे वीडियो को शेयर करते रहें और इसको देखते रहें। धन्यवाद।